हेलो ऑल ऑफ यू। अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बताइए आज? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बहुत ही इजी चैप्टर है। शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जैसे कि डिबेंचर्स वाला चैप्टर है उसी की तरीके से होता है शेयर कैपिटल का। कितनी तरीके के शेयर्स होंगे, कैसे कैसे इश्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ शेयर्स। आखिर शेयर्स का क्या मतलब है? A share may be understood as an individual part or a singular unit into which total share capital of company is divided। कह रहा है शेयर वो इंडिविजुअल यूनिट है जिसमें टोटल कंपनी की शेयर कैपिटल डिवाइडेड है। वैसे शेयर का हिंदी मतलब कहें तो लोग कहते हैं इसमें मेरा कितना शेयर है, मतलब इसमें कि मेरा कितना हिस्सा है। तो किसी कंपनी में अगर आप शेयर खरीद रहे हैं यानी उस कंपनी के आप हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। Shares are used to raise capital of a company and each share constitute a unit of ownership। कह रहा है शेयर्स को क्यों यूज करते हैं, कंपनी क्यों यूज करती है? कैपिटल रेज करने के लिए। हर एक शेयर आपको ओनरशिप बता रहा है कि आप कितने परसेंट के मालिक हैं। आ शेयर रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी एबीसी, शेयर कैपिटल है इसकी 50 लाख रुपीस की, जो कि डिवाइडेड है 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। एंड एक सज्जन है नवीन, ही इज इन पोजेशन ऑफ 6000 शेयर, यानी 5 लाख शेयर्स कंपनी ने टोटल देने हैं जिसमें से नवीन के पास 6000 शेयर्स हैं। देन ही इज ए शेयर ऑफ, अगर 6000 शेयर्स हैं मतलब कितने रुपए के, इंटू 10 अगर कर दे 60,000 रुपीज के, तो ही हैज ए शेयर ऑफ रुपीज 60,000 इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है 50 लाख रुपीस की, उसमें नवीन का 60,000 का शेयर है। ठीक है, 60,000 रुपीस का शेयर। नेचर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? कह रहे मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि ट्रांसफरेबल होती है एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल। नॉमिनल वैल्यू, शेयर डिनोमिनेशन, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, जो कि पार है। नॉमिनल वैल्यू किसको कहते हैं हम लोग? जो कि फेस वैल्यू है। शेयर डिनोमिनेशन या नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू कहते हैं, जो आमतौर पे इस पे लिखी भी होती है और पार वैल्यू होती है। तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई। अब काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी तरीके की शेयर कैपिटल होती है? टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कौन कौन सी? एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। फिर आप देखें तो प्रेफरेंस शेयर्स को फर्दर बांटा है। फर्दर प्रेफरेंस शेयर को इन्होंने बांट के रखा है। एक तो बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, एक बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, और एक बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड के बेसिस में दो हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अभी ये सब आगे आएगा, हालांकि तो मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मतलब इसका थोड़ा समझा देता हूं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने कभी किसी साल में डिविडेंड नहीं दिया, प्रॉफिट्स नहीं हुए, एडुकेट प्रॉफिट्स नहीं थे, डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाई, तो आगे जब भी देगी तो पिछले साल का भी एरियर जो है वो मिलेगा। ये है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और अगर कंपनी ने आपको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, ऐसे केस में अगर पीछे किसी साल का नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट्स, देन वो आपका लैप्स हो जाएगा। फर्दर आपको जो करंट ईयर का जब मिलना होगा तो मिलेगा, पीछे का नहीं मिलेगा। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन में कह रहे हैं दो हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्ट और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं, देखिए, जिनका रोल क्या होता है। देखिए आमतौर पे प्रेफरेंस शेयर तो एक परसेंटेज पे फिक्स कर देते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। तो इसका मतलब ये इनका डिविडेंड है, 10% 12% डिविडेंड है, इतना आप ले लीजिए, बाकी जो भी बचा वो सब इक्विटी वालों का, आपसे क्या लेना देना। आमतौर पे ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं। ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू होते हैं आमतौर पे इनको कहलाते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब ये है कि हमने भले ही 100 करोड़ रुपए कमा लिए हों, लेकिन हमें आपको अगर 10% के हिसाब से जो भी बन रहा है, अगर 1 करोड़ तो 1 करोड़ आपको मिलेगा, बाकी का 99 करोड़ इक्विटी शेयर वालों का। आपसे क्या मतलब है, रिस्क ज्यादा उनकी है। तो आमतौर पे 99% सिचुएशन में प्रैक्टिकल लाइफ में नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर ही कंपनी इशू करती है। बट पार्टिसिपेटिंग भी कर सकती है। ये क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग अगर होते हैं तो इसका मतलब ये होता है, कंपनी ये कहती है कि सर हम आपको इतने परसेंट तो देंगे ही, 10% प्रेफरेंस शेयर तो इतने तो देंगे ही देंगे, प्लस
अगर इक्विटी वालों का इस परसेंटेज से ज्यादा बचा, मान लो इक्विटी वालों को हमने कह दिया कि 15% से ज्यादा बचा, तो जितना ज्यादा बचा वो भी हम आपको भी बचा हुआ देंगे और उनको भी देंगे। यानी आपको हमने एक फिक्स कर दिया, लेट से हमने आपका एक दे दिया, पार्टिसिपेटिंग सिखा रहे हैं, मान लो हमने आपसे कह दिया 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 10% तो हम आपको डिविडेंड देंगे ही देंगे, प्लस हमने उसमें एक क्लॉज लिख दिया कि फिर जो भी बचेगा इक्विटी वालों को देंगे, लेकिन अगर इक्विटी वालों का 15% से ज्यादा बचा तो 15% इक्विटी वालों को देके जितना प्रॉफिट बच जाएगा, मतलब हमने आपको ये दे दिया 10%, इक्विटी वालों को 15% दे दिया, उसके बाद भी जो प्रॉफिट बच जाएगा वो भी हम आपको भी देंगे और इनको भी देंगे। जरूरी नहीं कि आधा आधा, किसी भी रेशियो में जो कंपनी ने रेशियो बताया हुआ है, जो डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड है। ये होते हैं पार्टिसिपेटिंग। नाम से समझिए पार्टिसिपेटिंग इसलिए क्योंकि हम बचे हुए प्रॉफिट में भी आपको हिस्सेदारी दे रहे हैं। बट आमतौर पे कोई भी कंपनी जल्दी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल इशू नहीं करती। क्यों करें हम? इक्विटी वाले कह रहे हैं भाई रिस्क आ रही है हमारी, ज्यादा बच जाएगा तो तुम उनको भी हिस्सेदारी दे दोगे, तो आमतौर पे हम लोग करते नहीं। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो दो है, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, ये तो नाम से ही समझ में आता है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जो एक टाइम पे आकर के जब मैच्योर हो जाएंगे तो हम आपको आपका पैसा वापस कर देंगे, आप अपने घर राजी, हम अपने घर खुश। दूसरे कन्वर्टेबल, जो एट द ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स वगैरह, वो होते हैं कन्वर्टेबल। ठीक है, तो खैर अभी आगे आएगा भी। ओके, हाँ जी, अब बात करते हैं, जरा देखते हैं क्या लिखा है। कह रहे दो तरीके की शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल विथ रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल दैट डज नॉट कम अंडर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताइए कितना अच्छा बताया। कह रहा है वो सारी शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती, वो कौन सी होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। क्या टाइप्स हो सकते हैं? विद वोटिंग राइट हो सकता है, या विद डिफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड या वोटिंग या एनी अदर सच राइट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें, नाम से समझ आ रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम इनको क्या दे रहे होंगे? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस एज द नेम सजेस्ट with reference to any company limited by shares refers to that share capital of the issued share capital which would carry a preferential right। कह रहा वो जिसमें preferential right हो। हमने कहा कौन सा? with regard to, कह रहा ये दो preferential right जिसमें होते हैं उसको preferential share capital बोलते हैं। कौन से दो? एक पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब हम आपको कब डिविडेंड देंगे? सबसे पहले आपका नंबर आएगा? नहीं, इक्विटी वालों से पहले आपको देंगे, बाकी तो सबका पेमेंट होगा, इक्विटी से पहले हम आपको देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए। ठीक है ना? तो इट कैन बी पेमेंट ऑफ डिविडेंड में क्या प्रेफरेंस हो सकती है? तो फिक्स्ड अमाउंट हम कर सकते हैं या फिक्स्ड रेट, आमतौर पे रेट फिक्स कर देते हैं 10%, 12%। दूसरी प्रेफरेंस रीपेमेंट की, जब कल कंपनी कल को वाइंड अप होगी तो हम आपका रीपेमेंट इक्विटी के मुकाबले पहले करेंगे। सबसे पहले आपको करेंगे ये नहीं कह रहे, इक्विटी के मुकाबले पहले आपको करेंगे, फिर कुछ बच गया तो इक्विटी वालों को करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये डीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको नहीं करना। यहां आ जाइए, दोनों में डिफरेंस इक्विटी में और प्रेफरेंस में देखते हैं क्या डिफरेंस है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स बेसिस हैं रिफंड ऑफ कैपिटल। हम लोग को पता है आमतौर पे अगर जब रिफंड की बात आएगी तो पहले किसका रिफंड होगा? प्रेफरेंस का, बाद में इक्विटी का। पढ़ के देखते हैं। ऑन वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव्स रेसिडुअल अमाउंट। बचा हुआ अमाउंट ही इक्विटी वालों को मिलता है, प्रेफरेंस वालों को देने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी वालों को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स ऑन वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस टू गेट रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी। राइट ऑफ डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। बताओ किसको मतलब मिलेगा पहले? डिविडेंड किसको पहले मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले मिलेगा। डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी। रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी वालों को बताओ डिविडेंड फिक्स्ड होता है कि नहीं होता है? नहीं, और प्रेफरेंस वालों का फिक्स्ड होता है। ठीक है, नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इट इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर एंड वेरी करता है पीरियोडिकली।
इधर आ जाए तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द फेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर एग्जांपल इशू एट 12%. इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर्स वुड हैव 12% रेट ऑफ डिविडेंड. नाउ राइट टू वोट, किसके पास वोटिंग पावर आमतौर पे होती है और किसके पास नहीं होती? इक्विटी शेयर्स के पास होती है और प्रेफरेंस शेयर्स के पास नहीं होती. Equity shareholder have the right to vote in a meeting of shareholder and they elect the director for managing the company. In normal course of business, preference shareholder do not enjoy the right to vote in the meetings of the shareholder, but they may have the right to vote, but only in special circumstances, right? Redemption की अगर हम बात करें, equity shares are not redeemable. However, a company may buy back. Redeemable तो होते नहीं है, लेकिन बाईबैक कर सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013. प्रेफरेंस शेयर्स तो हमेशा रिडीमेबल ही होते हैं. ठीक, अब बात कर रहे हैं जो आपको ऊपर सिखाया था ना, उसी को मैंने कहा था दोबारा आएगा. प्रेफरेंस शेयर्स तीन बेसिस में अपने ने डिवाइड करे हैं. डिविडेंड के बेसिस पे, पार्टिसिपेशन में, कन्वर्टेबिलिटी में. डिविडेंड में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर हुज होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड, कि पीछे कभी नहीं मिला तो वो भी मिलेगा बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर. इक्विटी को मिलने से पहले अगर आपके पास क्यूमुलेटिव थे तो पीछे भी अगर आपका कोई नहीं मिला था हम आपको पहले देंगे. नॉन क्यूमुलेटिव आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स whose holder do not have right to receive arrears. If no dividend is declared in any year due to any reason, they get nothing, nor they can claim unpaid dividend in any subsequent year. ना उनको मिला है और ना उनको आगे मिलेगा पीछे वाला. हाँ, आगे प्रॉफिट होगा तो आगे का जरूर मिलेगा. पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं. पार्टिसिपेटिंग वो हैं इन एडिशन टू फिक्स प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड. फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड के एडिशन में, ये तो मिल ही रहा है फिक्स, उसके अलावा सच शेयर्स कैरी अ राइट, इनके पास एक अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं सरप्लस प्रॉफिट में अगर कोई बचा, इफ एनी, आफ्टर प्रोवाइडिंग अ डिविडेंड एट ए स्टिपुलेटेड रेट टू इक्विटी शेयर होल्डर. हमने एक स्टिपुलेटेड रेट रख दिया इक्विटी के लिए कि चलो हम तुमको भी दे देंगे, मान लो 10% पे, इक्विटी को दे देंगे 15% पे, उसके बाद भी कुछ बचा तो हम तुमको पार्टिसिपेशन का अधिकार देते हैं, उसमें से भी इतना तुमको हम दे देंगे. ये होते हैं पार्टिसिपेटिंग. बट मैंने आपको बताया आमतौर पे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जल्दी कंपनी इशू नहीं करती. नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है? नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लो और राम राम बस चलते फिरो, बाकी जो बचा वो इक्विटी वालों का. सच शेयर गेट ओनली अ फिक्स रेट every year and do not have a right to participate in the surplus profit if any. On the basis of convertibility, convertible preference share, they are preference shares with a right, that is option, to get converted into equity share. Non-convertible, these are preference share which do not have right option to get converted into equity share. पहले तो बताओ यहां तक में कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं. ओके, अब देखते हैं डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं. कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट which is invested in a business with the basic aim. कैपिटल हम क्यों लगाते हैं बिजनेस में? एम क्या है? ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना, सेल करना. कैपिटल इज रेज फ्रॉम पब्लिक. क्यों? जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू शेयर कैपिटल, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही पब्लिक वगैरह, वो कहलाती है शेयर होल्डर्स. जिसमें एक है ऑथराइज्ड कैपिटल. ये क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल का एक और नाम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं. ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी इशू कर सकती है, यानी जितने की उसने ऑथराइज कराई हुई है, जितने से वो रजिस्टर्ड हुई है, वो है. ये कहां पे डिस्क्लोज होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. इससे ज्यादा के शेयर्स वो इशू नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल वो अपनी ऑथराइज कैपिटल जाके इंक्रीज कराए. ठीक है. दूसरा पार्ट है इश्यूड कैपिटल. सर ये क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो हमने पब्लिक को ऑफर किया है सब्सक्रिप्शन के लिए. मान लीजिए ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपए की है, बट अभी हमें 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, हमें 70 लाख की जरूरत है. तो 70 लाख हमने पब्लिक को ऑफर किया कि आप चाहें
तो इनवाइट कर रहा हूं मैं आपको, आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। तो जो हमने पब्लिक को ऑफर किया फॉर सब्सक्रिप्शन वो है इश्यूड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल is the amount of nominal value of shares that has been called up by the company for payment from the shareholder. Called up capital जैसा कि नाम बता रहा है, जितना पैसा आपने लोगों से मांग लिया। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है, पूरा 10 रुपए हो सकता है आप एक बार में मांग लें, वो है कॉल्ड। आप इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं, 10 रुपए के शेयर में 2 रुपए दे देना, एप्लीकेशन में 3 रुपए दे देना, अलॉटमेंट में 2 रुपए दे देना, फर्स्ट कॉल में 3 रुपए दे देना, सेकंड फाइनल कॉल में। अभी तक आपने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मांगी, पहले वाले ही केवल मांगे हैं, जो भी 6-7 रुपए जो भी बनते हैं। तो भाई 6-7 रुपए जितने मांगे हैं वो कॉल्ड अप है। तो कॉल्ड अप वो अमाउंट है नॉमिनल वैल्यू का जो आपने कॉल्ड अप किया है। पेड अप जैसा कि नाम बता रहा है, जितना उन्होंने हमको दिया। तो पेड अप वो पार्ट है कॉल्ड अप का जो मेंबर्स ने आपको पे किया है। फॉलोइंग टेबल ये बताएगी कि कैसे हम डिस्क्लोजर करते हैं शेयर कैपिटल का लायबिलिटी साइड में, जो अब नई तरीके से बैलेंस शीट्स बनती हैं उसमें कैसे दिखाया जाता है पर्टिकुलर्स अमाउंट। इक्विटीज एंड लायबिलिटी हमारी एक ब्रॉडर हेडिंग हो गई, जिसके अंदर आया शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आया शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथराइज कैपिटल हमने लोगों को बता दी कि हमारी 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 20 लाख रुपीस की ऑथराइज कैपिटल है। ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही इश्यू कर सकते हैं। इशूड कैपिटल लोगों को बता दी कि जिसमें से 1,50,000 शेयर्स ऐसे थे जो हमने इशूड कैपिटल जो पब्लिक से हम सब्सक्रिप्शन हम लेने की बात कर रहे हैं, 1,50,000 इंटू 10 15 है। सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है जो लोगों ने मांगी और हमने दे भी दी, जो लोगों ने अप्लाई करी और हमने दे दी। इशूड कैपिटल जो हम लोगों से कह रहे थे कि हम इतना इशू करना चाहते हैं, तो लोग मांगते हैं, जो लोग मांगते हैं एप्लीकेशन आती है और हमको अलॉट भी कर देते हैं, वो कहलाती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। तो 1 लाख शेयर्स लोगों ने मांगे और हमने दे दिए ऑफ 10 ईच 10 लाख, जिसमें से पेड अप कितना है 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच ₹5 पेड अप। बाकी अभी हमने मांगा नहीं होगा उनसे। अब होता है बैलेंस शीट का जब टोटल होगा, जाहिर सी बात है आप लोग समझदार हैं, और भी तो चीजें आएंगी, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, ट्रेड क्रेडिटर्स आएंगे, और कोई लाइबिलिटीज आपकी हैं वो आएंगी, लोन वगैरह हैं वो आएंगे, डिबेंचर्स हैं वो आएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो आएंगे। ऐसे ही जब एसेट्स बनाए जाएंगे तो एसेट्स में आएंगे आपके फिक्स्ड एसेट्स, नॉन फिक्स्ड एसेट्स। जब आप टोटल करते हैं बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का, तो बताइए इन सब फिगर्स का टोटल कर देंगे क्या? जो टोटल करके लिखते हैं ये लिखेंगे प्लस डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस जो जो हैं फॉर्मेट के हिसाब से करना पड़ता है। तो इन सबका टोटल करेंगे क्या आखिरी में? फिर एसेट का टोटल करेंगे, इन सबका होगा? नहीं भाई, ये तो सबका थोड़ी ना होगा, सारे थोड़ी ना आए, एक का होगा किसी का, एक जो है वो मेन टोटल के पार्ट पे बैठेगा। कौन सा? ओके, ऑथराइज्ड, ओके, पेड अप, और बाकी बच्चे किसका टोटल करेंगे हम? जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, और भी चीजें होंगी फिर, तभी तो लायबिलिटी और एसेट मैच करेगा। सबका नहीं करेंगे, देखो ऐसा नहीं सबका ये ऑथराइज भी ले ली, इशूड भी ले ली, सब्सक्राइब भी ले ली, पेड अप भी ले ली, सबका नहीं करेंगे, एक का किसी का करेंगे। कौन सा? बिल्कुल ठीक आप लोग कह रहे हैं, पेड अप कैपिटल का टोटल होता है, ठीक है ना। ये जो आपकी बाकी है ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब, ये टोटल का पार्ट नहीं बनती, पेड अप कैपिटल बनती। इतना ही तो मिला हमको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद भाई साहब प्रोसीजर कुछ बताया जा रहा है आपको फॉर इशू ऑफ शेयर। एक बार देखना चाहें तो देख लें। टू इशू शेयर्स कंपनी हैज टू फॉलो ए डेफिनेट प्रोसीजर विद प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कंट्रोल्ड एंड रेगुलेट होता है कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी से। व्हेन अ पब्लिक कंपनी डिजायर्स टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग इट्स शेयर्स टू द पब्लिक, इट मस्ट इनवाइट देम। जब एक पब्लिक कंपनी चाहती है पैसा रेज करना शेयर्स इशू करके पब्लिक से, तो क्या करे? इनवाइट करे सब्सक्राइब करने के लिए। इट मस्ट इनवाइट देम टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर। द पर्सन हु इंटेंड्स, जिसकी इंटेंशन है, क्या जो चाहता है टू बिकम अ शेयर होल्डर, मस्ट दस सब्सक्राइब टू दो शेयर। इन्विटेशन के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए और सब्सक्राइब करिए। कैसे सब्सक्राइब करेंगे? बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर दी जितने आप चाहते हो डिजायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स टू द कंपनी। फिर कंपनी क्या करेगी? कॉन्सिक्वेंटली उसके बाद कंपनी अलॉट करेगी शेयर जिसको करने होंगे। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट मींस कि आप एलोकेटिंग कर रहे हो, अपोर्शनिंग कर रहे हो, अलग कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एक एप्लीकेंट को, किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू हिज एप्लीकेशन।
जिसने एप्लीकेशन ही नहीं दी उसको थोड़ी ना हम अलॉटमेंट कर देंगे, आपने अप्लाई ही नहीं किया तो आपको थोड़ी ना दे देंगे। जिसने अप्लाई किया उसके बेसिस में उसको हम शेयर अलॉट करते, में भी जितना उसने मांगा या तो पूरे देंगे या उससे कम देंगे। द कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन थ्रू द प्रोस्पेक्टस। कंपनी लेकर के आई कि भाई हम इतनी इशूड कैपिटल ला रहे हैं। मान लो जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल था ना, ये वाला, इसमें ऑथराइज तो इतनी थी 20 लाख तक कर सकते थे, बट उसने इशूड कैपिटल केवल 15 लाख रुपीस लेके आए कि हम 15 लाख रुपए तक की इशू करना अभी चाह रहे हैं। मान लीजिए ऐसे केस में एप्लीकेशन आ गई 20 लाख रुपीस की, मतलब 1.5 लाख शेयर हम चाह रहे थे, 2 लाख शेयर की आ गई इंटू 10, 20 लाख रुपीस की। क्या कंपनी 20 लाख रुपीस का कर सकती है? नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। जितना चाहती थी, जितने पैसे की जरूरत है उतना या उससे कम। तो अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, जिसको ओवर सब्सक्राइब भी कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो या तो उनका पैसा वापस करें या उनको प्रो राटा अलॉटमेंट करें। ये प्रो राटा वही है जो आपको हो सकता है बचपन में अटैक तक पहुंचा चुका हूं। खैर, लिखा है कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर देन नंबर ऑफ शेयर जो ऑफर्ड है। मोर ओवर कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट, तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती अनलेस अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% वगैरह ना आ जाए तब तक आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। यहां पे आते हैं टर्म्स ऑफ इशू फॉर शेयर। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, वेज टू इशू शेयर, कैसे शेयर इशू होंगे। बदले में या तो फॉर कैश मिलेगा या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मिलेगा। यानी बदले में या तो पैसा या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी ये सब जो भी प्रो राटा वगैरह होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह, सब आगे आएगा, पढ़ाऊंगा सब। ठीक है, तो शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं, या तो फॉर कैश होगा या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा। टर्म्स ऑफ इशू अंडर शेयर अंडर कंसिडरेशन फॉर कैश, यानी कैश में आपकी तीन बातें हो सकती है। या तो आप शेयर प्रीमियम पे इशू करोगे, या पहले से चले पार पे इशू करोगे, या प्रीमियम पे या डिस्काउंट। पार पे मतलब, पार का मतलब बिल्कुल जिसकी फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपए है तो इशू प्राइस 10 रुपए, ये हो गया पार। प्रीमियम का मतलब जिसकी फेस वैल्यू मान लीजिए 10 है लेकिन आपका इशू प्राइस 12 रुपीज का है, 2 रुपए के प्रीमियम पे। डिस्काउंट का मतलब जिसकी फेस वैल्यू 10 है लेकिन आपका इशू प्राइस 9। आपको पता है एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी शेयर पार पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है, डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। बच्चे कह रहे हैं डिस्काउंट पे कब कर सकते हैं भी वो पढ़ाऊंगा आपको। किसको कर सकती है डिस्काउंट पे, आमतौर पे तो नहीं कर सकती लेकिन किसको कर सकती है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो खैर पढ़ते एक एक करके। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, यानी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने शेयर इशू किया कैश में। कैश का मतलब बदले में पैसे लिए, मे भी कैश में भी बैंक चेक के द्वारा। दूसरा बाद में पढ़ाऊंगा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है बदले में पैसे नहीं लिए, हमने अपने क्या कहते हैं मे बी एम्प्लॉयज को शेयर दे दिया, या मे बी हमने क्या किया कि गुडविल वगैरह के लिए किसी ने प्रमोटर वगैरह को शेयर दे दिए, या बदले में वेंडर्स को शेयर दे दिए। पैसा नहीं मिला कुछ और, हमने फर्नीचर खरीदा उसके लिए शेयर दे दिए, वो बाद में पढ़ाऊंगा। अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो शेयर इशू करा है फॉर कैश, वो पढ़ा रहा हूँ, वो भी एट पार पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाऊं, चलिए पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, बहुत इजी। शुरुआत करते हैं अपना, जनरल एंट्रीज वगैरह भी क्या होंगी देखते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, shares are said to be issued at par when the issue price, par पे कब बोलते हैं, when issue price is equal to face value or nominal value of the share। कह रहा है इशू प्राइस किसके बराबर हो, फेस वैल्यू के या नॉमिनल वैल्यू के बराबर होगा तो पार पे इशू बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल, व्हेन द इशू प्राइस इज 10 एंड फेस वैल्यू इज आल्सो 10, तो हो गया पार। व्हेन द शेयर्स आर इशूड, कंपनी में आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ शेयर्स। जब शेयर कंपनी इशू करेगी तो बदले में पैसा लेगी। कैसे लेगी, आइदर पेबल इन लमसम, और दैट इज सिंगल इंस्टॉलमेंट इसको बोलते हैं, और दूसरा मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। यानी सुनिए क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, वापिस यहाँ पे देखिए जरा। शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, फॉर कैश कर रही है, कैश में भी एट पार पढ़ा रहा हूँ पहले,
और इसके अंदर आपको दो बातें बताई जा रही हैं। एक बताया जा रहा है कि लमसम आपने पूरे 10 रुपए एक बार में ले लिए, लमसम का मतलब होता है एक बार में पूरे पैसे। और एक बताया जाएगा आपने इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया। जरा था ना, नंबर ऑफ एंट्रीज कहां पे कम होंगी? लमसम के केस में, जाहिर सी बात है। और इंस्टॉलमेंट के केस में नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ जाएंगी, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, हो जाने क्या क्या। चलिए खैर, सबसे पहले फिर किसकी पढ़ाई जाए, देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार एंड आर पेबल इन फुल दैट इज इन अ लमसम, तो क्या एंट्री करें? ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन मनी मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखा है। ज्यादातर लोग जब लमसम में होता है तो इसी में ही लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इससे पता चल जाता है कि लमसम का केस है। नहीं भी लिखेगा कोई तो ऐसा नहीं कि गलत ही हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बेटर रहता है जब लमसम में एक ही बार में आपने बिना इंस्टॉलमेंट पैसा ले लिया, तो जो एप्लीकेशन मनी होती है उसी में ही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दिया जाता है। और सेकेंड एंट्री में आप इसको, दैट इज शेयर एप्लीकेशन एंड यहां पे फिर से एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहां भेज दिया जाएगा? टू शेयर कैपिटल। हो गई एंट्री भाई, खत्म। आपने दो एंट्री में काम निपटा दिया, आमतौर पे दो हो गई। पहली, पैसा मिला, आया, लोगों ने आपको एप्लीकेशन दी, तो कोरी कोरी एप्लीकेशन तो देंगे नहीं, पैसे के साथ दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसमें कई बार क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है। हमने मांगी थी, मान लेते हैं 10,000 शेयर की एप्लीकेशन, 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए आने चाहिए थे। लोगों ने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया 10 रुपए के हिसाब से और 1.5 लाख रुपए दे दिए। अब ऐसे में बेटा कितने ज्यादा पैसे आ गए? 50,000 ज्यादा आ गए। क्या कीजिएगा इस 50,000 का? आगे एडजस्ट कर लेंगे? आगे आगे कहाँ एडजस्ट करोगे बताओ, कैसे एडजस्ट करेंगे आगे? अगर हमने लमसम में 10 रुपए ले रहे हैं एक साथ, लोगों ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, क्या करें? एडजस्ट कर लेंगे आगे? हैं? आगे एडजस्ट तो तब करते जब इंस्टॉलमेंट का केस होता, आगे और कोई लेना होता आपसे। हम तो एक के बार में पूरा ले रहे हैं, आगे कहाँ एडजस्ट करेंगे? हम तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा आपका पैसा। कितने रुपए रिफंड करेंगे? 50,000 रुपए रिफंड करेंगे। तो रिफंड करने के लिए एक और एंट्री करनी पड़ेगी टू बैंक करके, या तो सेकेंड एंट्री में ही कर दें शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर। देखो दो केसेस समझा रहा हूं आपको, सुनना। अगर यही सेम एग्जांपल लें कि हमने 10,000 शेयर्स के लिए मांगा था, 10 के हिसाब से 1 लाख मांगा था, बट पब्लिक ने 15,000 इंटू 10 1,50,000 रुपीज दिया। दो एंट्री में अगर समेटना हो तो पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 जो आया टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 टू शेयर कैपिटल 1 लाख टू बैंक 50,000। निपट गया दूसरी एंट्री में। जी बिल्कुल, दूसरी एंट्री में आप कर सकते हैं। और अगर आप रिफंड की एंट्री बिल्कुल सेपरेट करना चाहें तो 3 एंट्री कर लीजिएगा। पहली एंट्री तो वही बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख टू शेयर कैपिटल 1 लाख। और तीसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 टू बैंक 50,000। तो जितना आप करना चाहें कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं। अच्छा, क्या बताएंगे? ऑल्दो शेयर्स में बी ऑफ आइदर काइंड, शेयर्स कोई भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर, बट इफ ओनली द टर्म शेयर्स इज इशूड इट मींस इक्विटी शेयर। बिल्कुल सही है। देखिए लिखा है, जैसे अगर मान लीजिए केवल शेयर कैपिटल लिखा है, तीन चीजें हो सकती हैं। या तो लिखा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट, या लिखा होगा पहली चीज ये हो सकती है इक्विटी वर्ड जुड़ा होगा, या दूसरी चीज हो सकती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दूसरी चीज ये हो सकती है। तीसरी चीज हो सकती है ना इक्विटी वर्ड यूज है ना प्रेफरेंस शेयर यूज है, तो आप कौन सा मानेंगे? इसी केस में अगर ना इक्विटी यूज किया गया ना प्रेफरेंस यूज किया गया तो कौन सा एज्यूम करेंगे? इक्विटी एज्यूम करेंगे। ये नोट के पहले पॉइंट में लिखा है, ठीक है ना जी। नोट के पहले पॉइंट में ये लिखा है कि ऑल्दो शेयर्स आइदर काइंड किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तो इक्विटी या प्रेफरेंस, लेकिन अगर हमने केवल टर्म जो यूज किया वो क्या यूज किया है? शेयर्स यूज किया। कौन सा टर्म यूज किया है? केवल शेयर, उसके साथ हमने इक्विटी प्रेफरेंस कुछ नहीं लगाया, तो आप क्या मानिएगा? इक्विटी। और अगर कुछ लगा दिया तो जो लगाया वही मतलब है उसका, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। ठीक है। दूसरा, सेपरेट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन करना होगा हर एक क्लास ऑफ शेयर के लिए। यानी अगर आपके इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है, तो क्या आप एक ही में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करके आप दोनों डाल देंगे? नहीं ना, आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलग खोलना होगा, और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अलग खोलना होगा। तब तो सामने वाले को पता चले कि कितना इक्विटी के लिए एप्लीकेशंस आई, कितना प्रेफरेंस के लिए आई। तो कह रहा है सेपरेट खाता खोलिएगा, इक्विटी के लिए अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग, अगर दो तरीके के हैं तो। अगर एक ही केवल इक्विटी है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तीसरा, अनलेस शेयर्स आर अलॉटेड, जब तक शेयर्स अलॉट नहीं होते, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी सिंपली एक ऑफर होता है, एंड तब तक आप उसको कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तब तक आप उसको शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं कर सकते। मतलब तभी तो आपने जैसे पहले पैसा आया तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट किया, कभी आपने डायरेक्टली बैंक टू शेयर कैपिटल नहीं किया, क्योंकि हम देख तो लें कितना देना भी है कितना नहीं देना। फिर जब हमें लगा जिनको देना है उनके लिए टू शेयर कैपिटल, और जिनको नहीं देना है उनके लिए टू बैंक करके रिफंड कर दिया, या आगे एडजस्ट करना होगा तो टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल में देखिए, इसकी जब नरेशन लिखी जाती है, जो सेकेंड एंट्री होती है, उसमें हो सकता है छोटे में भी आपने कभी 11 12 में अगर सीखी हो तो ये यही आपको सिखाया गया था स्कूल में, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। पहली होती थी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर बीइंग सेकंड वाली बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बट एक्चुअल में जो सेकेंड एंट्री होती है ना, जिसमें हम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कर रहे होते हैं, या फिर हम शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कर रहे होते हैं, ये एक्चुअल में सेकेंड एंट्री ना ये बताती है कि हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, क्योंकि जब तक अलॉट नहीं करेंगे तब तक शेयर कैपिटल में हम क्रेडिट कर ही नहीं सकते। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करने का मतलब ही है कि हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। तीसरा क्या है? अनलेस, ये तो हो गया। फोर्थ, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, अगर पैसा आपके पास ज्यादा आ गया या मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं पूरा हुआ, मान लीजिए हमने 1 लाख शेयर्स रुपीस के पैसे मांगे थे 10,000 शेयर्स के लिए, हमने कहा था 10,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन दो 1 लाख रुपए के लिए, एप्लीकेशन आई केवल 2,000 शेयर, 20,000, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं पूरा हुआ। जैसे 1 लाख था तो 1 लाख का 90%, 90,000 रुपीज की तो एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, उतनी ही नहीं आई। अब जिन्होंने पैसा दिया है इनका क्या करें? इनको भी वापस कर दे, कंपनी खुलने से पहले ही बंद हो गई। क्यों? ऐसा क्लॉज क्यों डाला गया? ऐसा क्लॉज इसलिए डाला गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी बेकार थी इसलिए बाकी लोगों ने पैसा नहीं लगाया, और ये जिन्होंने लगाया 2,000 शेयर, ये थोड़े भोले वाले लोग थे, इनको कंपनी के बारे में उतना पता नहीं था। इनको नहीं पता था कि प्रमोटर जो है वो जालसाजी करते हैं, वो पैसा डुबा देंगे, फ्रॉडियल इंसान है, नहीं पता था इन लोगों को, तो इन्होंने पैसा लगा दिया। लेकिन अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पूरा हुआ तो कंपनी जाकर तुरंत वापस करिए इनका पैसा। मतलब पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 और दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 बंद करिए, खत्म करिए, हो गया, खत्म हो गई कंपनी, खत्म। कहाँ शेयर अलॉट ही नहीं हो पाए। तो कह रहा अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं पूरा हो पाएगा तो रिफंड हो जाएगा। एक तो वो तरीका, इफ द कंपनी फेल्स टू रेज मिनिमम सब्सक्रिप्शन देन नो शेयर्स कैन बी अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी को रिटर्न करेंगे, जिसके लिए आप एंट्री ये करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू एंड अलॉटमेंट टू बैंक। या फिर मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि अगर एक्सेस पैसा आ जाएगा तो भी रिफंड करने का तरीका यही है, जिसको आप दूसरी एंट्री में मर्ज भी करके कर सकते हैं या तीसरी अलग से एंट्री भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ वाले पॉइंट में बोल रहा है, कह रहा है एक्चुअल में होता क्या है, जिसे जितने भी ये बैंक वाले ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये बैंक अकाउंट डेबिट या इधर हमने रिफंड करना है तो टू बैंक, कह रहा है एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी बैंक या कैश वाले ट्रांजेक्शन है ना, इसकी जनरल एंट्री लोग नहीं करते, इसको डायरेक्टली कैश बुक में बैंक कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दिया जब पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू ये, जब रिफंड किया तो भाई ये
इससे ऑटोमेटिक एंट्री अपने आप ही हो जाती है। आजकल तो वैसे भी सॉफ्टवेयर का जमाना है, इतना सब भी नहीं करना पड़ता, आजकल तो आप एंट्री पास करते हैं, ठीक है ना, केवल उसके बाद वो सब कुछ अपने आप ही कर लेता है। लेजर बनाना, लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाना, पीएनएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, सब एक ही बार में अपने आप ही होता जाता है, साइमल्टेनियसली हो जाता है। तो वो मैनुअल जमाना तो बचा नहीं है। तो खैर ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। सर अभी क्या पढ़ाया? अभी मैंने पढ़ाया कि शेयर्स कैश में इशू करे हैं, पार में इशू करे हैं, और वो भी लमसम में। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं शेयर्स कैश में इशू करें हैं, पार में इशू करें, पार ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा पैसा करके लेंगे। जब पूरी अभी जरूरत नहीं तो पूरा लें क्यों? हम क्यों अपने सर पे, कंपनी अपने सर पे बर्डन डाले पूरा पैसा आपसे ले जाए? जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम आपसे ले लेंगे। When shares are not payable in lump sum, that is not payable in single installment, lump sum नहीं है, they can be called in number of installment, they can be called in, पैसा मांग सकते हैं, number of installments में पैसा मांग सकते हैं। आफ्टर अलॉटमेंट, देखिए पहली तो एप्लीकेशन बनी होगी, फिर अलॉटमेंट बनी, अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट बनी चाहिए, फिर जैसे जैसे जब जब जरूरत फील होगी डायरेक्टर्स को मांगते रहेंगे, फर्स्ट कॉल दे दो, सेकंड कॉल दे दो, थर्ड कॉल दे, जितनी भी कॉल बनाई होंगी। कह रहा आफ्टर अलॉटमेंट व्हेनेवर द नीड अराइजेस, डायरेक्टर्स मे रिक्वायर फर्दर इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टुवर्ड पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द शेयर सब्सक्राइब बाय देम। कह रहे हैं अलॉटमेंट के बाद जब कंपनी को जरूरत होगी तो डायरेक्टर आपसे चाहेंगे कि आप और पैसा जो फर्दर इंस्टॉलमेंट है वो दीजिए। कितने के? पूरी कंपनी का बाहर आपके सर पे नहीं, जितने आपने शेयर सब्सक्राइब करें उसके हिसाब से जितना बनता है उतना आपसे लेगा, हर एक इंसान से उतना उतना लेगा। सच डिमांड, ऐसी डिमांड को हम कहते हैं कॉल्स, एंड द डिफरेंट कॉल्स, अलग अलग कॉल जो मांगते रहते हैं उनको हम सीरियल नंबर दे देते हैं, पता चल जाए। पहली बार जब मांगा फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट के बाद जब पहली बार मांगा फर्स्ट कॉल, दोबारा सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, सो ऑन, लास्ट कॉल जो भी होगी उसको हम फाइनल कॉल दे देंगे। तो जैसे सबसे पहली बार एप्लीकेशन के समय पैसा मिला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, कंपनी को सेकंड इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट में पैसा मिला, उसके बाद जब मानी जाएगी तो फर्स्ट कॉल में, और इंस्टॉलमेंट वाइज देखी जाए तो तीसरी बार मिल रहा है, फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल में नहीं, फिर ऐसे कह रहे हैं डैश इसलिए कर दिया कि कितनी भी बोल लो कॉल में नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ जो जितनी बोलनी है, और आखिरी वाली फाइनल कॉल में। एंट्री क्या करेंगे? बड़ी इजी है। सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां पे टू शेयर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि लमसम के केस में अलॉटमेंट लिखते हैं, ये तो इंस्टॉलमेंट का केस है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देन फिर आप शेयर्स अलॉट कर दीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में, यानी दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर किसी का पैसा रिफंड करना पड़े, ज्यादा आ गया था या हमने उसको एक भी शेयर नहीं दिया, रिफंड करना पड़ रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और ये चाहें तो आप सेकेंड एंट्री के साथ थर्ड एंट्री मर्ज करके, ये दोनों एंट्री मर्ज करके भी हो सकती है, एक एंट्री में भी काम हो सकता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ठीक है। देन फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी का पैसा मिलेगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल का पैसा मिला बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल का पैसा मिला बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। इजी है, इजी है, इजी है, पक्का पक्का इजी है, बच्चे कह रहे हैं। अब आता है शेयर्स इशू हो रहे हैं काहे पे बिटवा? प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। देखो जरा, आ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट फेस वैल्यू, ठीक है, कह रहा फेस वैल्यू पे इशू कर सकते हैं, तो फेस वैल्यू पे करते तो पार ही होता है। अच्छा तारा प्रीमियम पे कौन सी कंपनी करती होंगी, अच्छी कंपनियां कि खराब कंपनियां? प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए की चीज 15 में बेचना है, 20 में बेचना है, 25 में, तो अच्छी कंपनी की खराब कंपनी? अच्छी ही करेगी जो महंगा बेच रही है, खराब कंपनी का करेगी तो कौन खरीदेगा ही नहीं। प्रीमियम पे कोई खरीदता है तो इसका मतलब वो अच्छी कंपनी का ही खरीद रहा होगा, वो कहता होगा ठीक है इसकी इतनी वर्थ है दे दो भाई, तो बिना वर्थ के थोड़ी ना कोई पैसा देने वाला। अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट फेस वैल्यू, हाउएवर फॉर गुड सक्सेसफुल कंपनीज जो अट्रैक्ट करती हैं हायर वैल्यू
can issue shares at a value higher than their face value. When shares are issued at a price higher than face value, they are said to be issued at a premium. और जो ये एक्सेस डिफरेंस होता है ना इश्यू प्राइस का और फेस वैल्यू का, मान लो इश्यू प्राइस है 12 रुपए, फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो 12 रुपए और 10 रुपए का डिफरेंस कितना हुआ? 2 रुपए। ये क्या कहलाता है? Premium, security premium. Thus, the excess of issue price over the face value is the amount of premium. For example, if a share of rupees 10 is issued at rupees 12, 10 रुपए का शेयर 12 पे इशू किया, 2 is the premium. ये देखो एक डंडी बनाई है फेस वैल्यू की, तराजू जैसा। अगर ये तराजू नीचे भाग गया, कम पे इशू करना पड़ा, मतलब डिस्काउंट, और कंपनी अगर हायर जा रही है तो इशू एट हायर देन फेस वैल्यू प्रीमियम, लोअर देन फेस वैल्यू डिस्काउंट। ठीक है, ज्यादातर प्रीमियम पे इशू होते हैं। बच्चे कह रहे हैं हाँ ठीक है कर सकते हैं, डिपेंड करता है बेटा किस तरीके की कंपनी है। ज्यादातर हाँ आईपीओ वगैरह प्रीमियम पे कंपनी लेकर के आती है, अपनी वर्थ के हिसाब से कितना प्रीमियम लाना है। ठीक है, अच्छा भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम पे कंपनी ने इशू करे, मतलब 10 रुपए का शेयर 12 पे 15 पे इशू किया। अच्छा, इसकी कोई लिमिट है क्या? जैसे 10 रुपए का शेयर 12 पे इशू कर सकते हैं, 15 पे, कितने रुपए तक ही जा सकते हैं? 10 रुपए का शेयर क्या 10,000 रुपए पे भी इशू हो सकता है? 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर क्या 10,000 पे इशू हो सकता है? बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दे, यस और नो है। कोई कह रहा हो सकता है, कोई कह रहा नहीं हो सकता है। बताइए, 10 रुपए का शेयर क्या 10,000 रुपए पे भी इशू कर सकती है कंपनी? है? अच्छा, अगर कंफ्यूजन है तो मैं क्वेश्चन और बढ़ा देता हूँ, 10 रुपए का शेयर क्या 1 लाख रुपए भी इशू कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, जवाब दीजिए सभी लोग। नो सर, यस सर, ओके, और बाकी लोग? देखिए भाई, ओके, देखिए कितने रुपए के प्रीमियम पे इशू करेंगे इसके लिए कोई मनाही नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाता कि आप हायर कितना जा सकते, वो आपकी वर्थ है, खरीदने वाला समझे, बेचने वाला समझे। 10 रुपए का शेयर अगर आप 10,000 पे बेचना चाहें बेचिए, 1 लाख पे बेचना चाहें बेचिए, 1 करोड़ में बेचना चाहें बेचिए, सवाल है खरीदने वाला तैयार हो। कंपनीज एक्ट को लॉ के हिसाब से लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते। हाँ, बस लीगल एक बात जरूर है कि जो प्रीमियम पे आप शेयर इशू करेंगे, जितना भी प्रीमियम हो, चाहे 2 रुपए का प्रीमियम हो, 20 रुपए का, 200 रुपए का, 2 करोड़ का, जो प्रीमियम का अमाउंट होगा उसका जब आप यूज करेंगे तो एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ही यूज करेंगे। यानी यूसेज पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला है उसके यूसेज पे रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन कितने रुपए तक का प्रीमियम हो सकता है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पढ़ के देखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू प्रॉफिट। जो प्रीमियम आपको मिला है शेयर इशू करने पे, क्या ये रेवेन्यू प्रॉफिट है आपका? क्या ये रोज प्रॉफिट होता रहता है? कौन सा प्रॉफिट होगा? कैपिटल प्रॉफिट। फिर इसको रेवेन्यू प्रॉफिट मत मान लेना। इन फैक्ट इट इज कंसीडर्ड एज अ, ये क्या है, एक कैपिटल रिसिट है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स एट अ प्रीमियम, वेदर इट इज फॉर कैश और अदरवाइज किसी भी तरीके का प्रीमियम, तो एक सम इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम जो आपने कलेक्ट किया। बताओ, जो प्रीमियम का पैसा हम लोग लेते हैं वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? एसपीआर में? कौन से में करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो भी प्रीमियम का पैसा आता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। तो कह रहे हैं जब भी एक कंपनी प्रीमियम पे इशू करेगी तो जितना एग्रीगेट प्रीमियम का पैसा है उसको क्रेडिट करिएगा एक सेपरेट खाते में जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। There are no restrictions in the Companies Act on the issue of shares at a premium, but there are certain restrictions at the time of its disposal. कह रहा प्रीमियम पे इशू करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसको डिस्पोज करने पे रेस्ट्रिक्शन है।
उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं उस पे रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या क्या उसके यूसेज आप कर सकते हैं। अगर कंपनी लॉ आपने पढ़ी तो उसमें भी शायद पढ़ाई होगा, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, याद करना है आपने। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को मे बी अप्लाइड बाय द कंपनी किसमें, टुवर्ड्स इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुली पेड बोनस शेयर। यानी आप क्या इशू कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में याद करें तो फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, राइट ऑफ कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ जो कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। कह रहा है जो भी आपने कमीशन अगर किसी को दिया था या डिस्काउंट अलाउ किया था शेयर्स के इशू पे या डिबेंचर पे, उसको राइट ऑफ करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर और किस लिए यूज कर सकते हैं, जो प्रीमियम पेबल होगा ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बाद में प्रेफरेंस शेयर अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं, या डिबेंचर को अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। या फिर आप अपनी ही सिक्योरिटी खरीद रहे हैं बाईबैक के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के खाते को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। पूछ लेगा एग्जाम से, में आपको याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। ठीक है, और ये यूसेज तो आप कह रहे हैं कि हमको याद ही है, नहीं याद है तो याद करेंगे। अच्छा देखिए भाई, प्रीमियम की एंट्री जरा सुन लीजिए। जो पार में आपको एंट्री सिखाई थी वही होगी, बस अंतर एक छोटा सा होगा। जैसे पार में आपको चाहे वो लमसम वाला हो चाहे वो इंस्टॉलमेंट वाला हो, आमतौर पे वही एंट्री होती। बस जब प्रीमियम की बात आती है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हम और लिख देते हैं ड्यू करते समय। मतलब जैसे अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं ना, जैसे भी इंस्टॉलमेंट वाला सिखाया था, तो उसमें हम लोग नॉर्मली करते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम जब आ जाएगा तो टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस इतना सा अंतर होता है। फिर उसके बाद है डिस्काउंट वाला, पढ़िए अपने आप डिस्काउंट वाला। क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। पढ़ के देखते हैं ये। व्हेन द इशू प्राइस ऑफ ए शेयर is less than its face value, it is said to have been issued at a discount. For example, if a company issues shares of rupees 10 each at rupees 9, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे इशू कर रहे हैं, the shares are said to be issued at a discount. The amount of discount हो जाएगा इस केस में 1 रुपए। डिस्काउंट ऑन शेयर, बताओ कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है, इज अ लॉस ऑफ द कंपनी। लेकिन क्या कोई मनाही है, कोई प्रोहिबिशन है, बिल्कुल है। प्रोहिबिशन ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट एज पर सेक्शन 53, अ कंपनी शैल नॉट इश्यू शेयर्स एट ए डिस्काउंट। कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। द कंपनी शैल नॉट इश्यू शेयर्स एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है, except as provided in section 54 for issue of sweat equity share. sweat equity shares आप इशू कर सकते हैं, सेक्शन 54 कहता है। बाकी के लिए सेक्शन 53 मना करता है। सेक्शन 53 कहता है कि डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है जो सेक्शन 54 में प्रोवाइडेड है, यानी स्वेट इक्विटी शेयर। एनी शेयर अगर आपने तब भी जाकर के डिस्काउंट पे इशू करें तो पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं, इसके अलावा उनको वॉइड माना जाएगा। स्वेट इक्विटी के अलावा अगर आपने किया, एनी शेयर इशूड बाय अ कंपनी एट ए डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड। फर्दर सेक्शन 53 सबसेक्शन 3 कंपनीज एक्ट 2013 का मेंशन करता है पेनल्टी प्रोविजंस। डिस्काउंट पे इशू करे तो पेनल्टी, वेयर एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन
सच कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, वो कंपनी और हर एक ऑफिसर, आप लोग भी बड़े होके कंपनी के ऑफिसर बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा ऐसा कभी गलत काम ना करिएगा। अगर किया तो क्या है, शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी विच मे एक्सटेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट रेज्ड, जितना आपने किया एट ए डिस्काउंट, या 5 लाख रुपए दोनों में जो कम, जितना रेज किया डिस्काउंट पे या 5 लाख दोनों में जो कम होगा उतने रुपए तक कंपनी के ऊपर और हर एक ऑफिसर जो डिफॉल्ट वाला है उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। एंड कंपनी शैल ऑल्सो बी लाइबल कि वो सारा पैसा जो उसने लिया है लोगों को डिस्काउंट कह कह के उनको वापस करे एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, ब्याज भी दे साथ में। कब से कब तक का ब्याज दे, फ्रॉम द रेट ऑफ इशू टू द पर्सन्स whom such shares have been issued, फ्रॉम द रेट ऑफ इशू से लेके जब तक आप वो शेयर्स वापस उसके नहीं कर रहे, पैसा वापस नहीं कर रहे, वहां तक का आप ब्याज भी दीजिए। ये डिस्काउंट क्यों मना किया गया होगा, अब तो आपको पता ही था, बहुत पहले से पता था, मैंने कुछ नया नहीं बताया। बताइए, आप लोग जानकार लोग हैं कि नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है, पहले तो कर सकते थे, बहुत पहले तो कंपनीज एक्ट 1956 वगैरह जब होता था तब तो कर सकते थे, इसमें क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों मना किया गया होगा, कोई भी इंसान बताना चाहे तो। नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे चल चलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। क्यों नहीं कर सकते, डिस्काउंट पे क्यों मना किया गया होगा, कुछ तो सोचा होगा ना, लिखा नहीं मिलेगा आपको कहीं पे रीजन, लेकिन कुछ तो होगा इसके पीछे। है पब्लिक को, पब्लिक में पब्लिक में कंपनी की इमेज नहीं अच्छी होगी, अच्छा इसलिए। ओके, देखो डिस्काउंट तो पब्लिक के लिए अच्छी बात है कि खराब बात है, मैं लिख देता हूँ। अच्छी बात है, जाहिर सी बात, सस्ता माल बिक रहा है। यहाँ पे खराब बात है पब्लिक के लिए, जल्दी आपको समझ में आएगी नहीं बात, सुनो। देखिए, डिस्काउंट पे कौन सी कंपनी शेयर इशू करेगी, जिसके शेयर बिक रहे होंगे जल्दी जल्दी हाथों हाथ, की नहीं बिक रहे होंगे, नहीं बिक रहे होंगे। अब जिसके नहीं बिक रहे हैं, यानी बाकी लोगों को पता है कि कंपनी खराब है, आपने क्या किया, आपने डिस्काउंट लिया, जो भोले वाले लोग थे उनको फंसा लिया, 10 रुपए का शेयर हम दे रहे हैं 6-6 रुपए में, ले लो ले लो, आप भी कह रहे हैं यार सस्ता मिल रहा है ले लो, तो भोले वाले लोग फंस गए उल्टा। शेयर तो ऐसी चीज है ना कि पैसा डूब भी सकता है, फंस गए। इसलिए कंपनी सेट कह रहा है जब तुम अपना शेयर पार पे या प्रीमियम पे अभी इशू नहीं कर पा रहे हो, अभी तुम्हें डिस्काउंट पे चाहिए, तो तुम कंपनी क्या खड़ी करोगे, क्या बनाओगे, क्या चलाओगे, बंद करो ना करो, ठीक है ना। ओके जी सर, आगे चले हम लोग, बिल्कुल बेटा, आप कह रहे हैं तो कैसे नहीं चलने वाले, हम लोग तो बिल्कुल चल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन की बात करिए, एक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो है जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, और जितने कम से कम आपके पास एप्लीकेशन आनी चाहिए, अगर उतनी भी नहीं आई तो आपको आपको सबका पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़े। इट इज द मिनिमम अमाउंट, बताना नहीं किसी को, इट इज द मिनिमम अमाउंट विच हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस that must be subscribed by the public before an allotment of any security can be made, कि इतना तो कम से कम सब्सक्राइब करे, बिना कोई अलॉटमेंट करे, पहले आप ये चेक कर लीजिए इतना सब्सक्राइब है कि नहीं, अगर हो गया तब आप अलॉटमेंट में जाइए, नहीं तो फिर रिफंड करिए। प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है, इट इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। एनी कंपनी डज नॉट रिसीव एप्लीकेशन, आमतौर पे देखिए क्वेश्चन की बात करें थियोरटिकल लाइफ में तो क्या होता है, क्वेश्चन हम कैसे भी बना सकते हैं कि हमने 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन चाहते थे और पब्लिक से भी एग्जैक्टली 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई, बट प्रैक्टिकल जीवन में क्या एग्जैक्टली 1 लाख की आएगी, ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी या अंडर सब्सक्राइब भी हो सकती है, वही लिखा है, एनी कंपनी डज नॉट रिसीव एप्लीकेशन इक्वल टू द number of shares offered for any subscription and there may either be the following two situations, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा या अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। पढ़ के देखते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन सबसे पहले, द इशू is said to have been undersubscribed when the company receives application for less number of shares than offered to the public for subscription। सही लिखा है कि गलत लिख गए, उल्टा लिख गए, पढ़ के देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन लिख गए, पढ़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है ओवर लिख गया, कटवा के सही करवा देंगे, तुम लोग एक बार पढ़ के बता दो, जो कहोगे वो करा देंगे।
ओवर लिख गया क्या? सही लिखा है इन्होंने, अंडर सब्सक्रिप्शन सही लिखी लाइन है? सब लोग कह रहे हैं, सब लोग बताओ भाई सही है कि गलत है? सही लिखी कि गलत लिखी? सही लिखी है। चलो आप कह रहे हो सही लिखी तो मैं मान ले रहा हूँ, नहीं तो मैं तो सही कराने वाला था। आप कह रहे हो सही, मैं मान ले रहा हूँ। लिखा है द इश्यू इज सेट टू हैव बीन अंडर सब्सक्राइब। तेरा अंडर सब्सक्राइब तब बोलते हैं जब कंपनी ने रिसीव करी हो जो एप्लीकेशन, जो मेरे पास एप्लीकेशन आई पब्लिक से कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, वो कम आई जितना हम पब्लिक को ऑफर कर रहे थे सब्सक्रिप्शन के लिए। हम पब्लिक को ऑफर कर रहे थे 1 लाख शेयर्स के लिए, 1 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन दीजिए। पब्लिक ने हमें एप्लीकेशन दी 95,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक से कम एप्लीकेशन आई, सब्सक्रिप्शन हम ज्यादा चाह रहे थे लेकिन कमाई, जब कम आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, जरा समझिएगा, जैसे 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन चाह रहे थे, आई 95,000 शेयर्स के लिए, हम कितने शेयर्स अलॉट करेंगे? 95,000 ही कर पाएंगे जितने आई। अच्छा दूसरा केस, अगर 1 लाख शेयर्स के लिए हम चाह रहे थे एप्लीकेशन आए लेकिन आई 80,000 शेयर्स के लिए, तो एक भी नहीं करेंगे। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही मान लीजिए 90% है, वही नहीं पूरा हुआ, 1 लाख का 90%, 90,000 ही नहीं आई, 80,000 आई, तो वापस करो सबका पैसा। इन दिस केस, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी डज नॉट फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि किसको दें किसको ना दें। ये प्रॉब्लम तो तब आएगी जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा कि भैया तुमको दें कि तुमको ना दें। अब यहाँ मांगने वाले कम ही है। हम चाहते थे 1 लाख शेयर, आई 95,000 शेयर, तो ये मामला ही कभी नहीं आएगा कि किसको देना है किसको नहीं देना। तो इन दिस केस कंपनी डज नॉट हैव फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग अलॉटमेंट सिंस एवरी एप्लीकेंट विल बी अलॉटेड द शेयर्स जो उसने अप्लाई किया, एंड कंपनी कैन प्रोसीड विद अलॉटमेंट। कंपनी आगे बढ़ सकती है लेकिन एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो कम से कम उतनी तो आई, वो भी नहीं आई तो फिर वापस कर दो उसका पैसा। अच्छा इसी का जो उल्टा भाई होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। इन केस कंपनी रिसीव एप्लीकेशन for more number of shares than the number of shares offered to public for subscription। जितनी आपने ऑफर करी थी उससे ज्यादा ही आप चाह रहे थे 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन है, आई 1,20,000 शेयर्स के लिए। इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसे में कंपनी क्या 1,20,000 शेयर्स कर देगी? नहीं, जाहिर सी बात है 1 लाख ही कर पाएगी। कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर शेयर्स देन व्हाट इट हैज ऑफर्ड। ठीक है, बात समझ में आई? अब भाई आपका होमवर्क समझिए, यहां तक तो मैंने पढ़ा दिया, इतना आप रिवाइज करेंगे प्लस आगे का आप पढ़ के आएंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है, कैसे क्या होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ के जरूर आइएगा। थैंक यू।